नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और आज आप सभी को इस नवीन संवत्सर 2079 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रतिवर्ष हम लोग नव संवत्सर के रूप में मनाते हैं, तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें और नित नई ऊंचाइयों पे पहुँचें, यही अपनी कल्पना है। और आज आपके सामने रूबरू होने का एक और मेरा विशेष मकसद यह है कि नए संवत्सर से हम कुछ नया करने का काम सोचें, नया करें, नया सीखें। तो क्या कुछ करेंगे, क्या अपनी रणनीति रहेगी, इस सब के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपसे बताऊं, वास्तव में जो हमारा नववर्ष था वो आज ही यानी शुक्ल पक्ष, जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है, उसी दिन है। लेकिन क्या था कि हमारे यहाँ विगत कई वर्षों तक अंग्रेज़ों ने यहाँ शासन किया, और जब अंग्रेज शासन करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी कुछ चीज़ें छोड़ के जाएंगे। वही हुआ कि वो चीज़ें छोड़ के चले गए और हम उनको ढोते रह गए। हमको वास्तविकता में कुछ जानकारी नहीं हुई कि वास्तव में है क्या। हम अपने आप को नहीं जान पाए, जबकि हमें ये जानना चाहिए था। लेकिन तो हमें जानने के साथ साथ नहीं जाने अभी तक, तो अब जानना चाहिए था। हम जागृत हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो हमको जानकारी होनी चाहिए थी। वास्तव में कैसे हम महसूस करते हैं प्रकृति के द्वारा कि नव वर्ष का आगमन हो गया है। कई लोग रात भर पूरा डीजे बढ़ा करके 1 जनवरी को 12 बजे रात से ही डीजे बजा, जैसे ही 12 बजता है वैसे ही इतना तेज ऐसे लगता है 12 बजे आया और 12 ही बजे चला जाएगा, सुबह नहीं होगी। इतना तेज डीजे बजा करके डांस करते कोई कुछ कि नया वर्ष आ रहा है। लेकिन विगत मैंने जैसा अनुभव किया है, पहले भी हम लोग जब नव वर्ष मनाते रहे, नव संवत्सर मनाते रहे हैं चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को, तो कुछ सीमित जगहों पर हम लोग बैठ कर के एक कमरे में बैठकर ऐसे लगता था कि कुछ फॉर्मेलिटी की जा रही, नया वर्ष है नहीं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूँ, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हर जगह मुझे लगता है, जैसा मैंने महसूस किया है, तो जैसा 2022 आने में जितना हर्षोल्लास नहीं किया गया होगा, उतना इस बार हमारे हिंदुस्तानियों ने हर्षोल्लास के साथ नूतन वर्ष को मनाया है, नूतन संवत्सर को मनाया है। और मनाने का कारण क्या है, ये मैं आपके समक्ष कुछ पहलू रखना चाहता हूं, जिससे आप भी महसूस करेंगे, जानेंगे कि हाँ, वास्तव में नववर्ष यही है कि कोई और है। देखिए, आप सब लोगों ने जाना है, मार्च का महीना गुजरा, अप्रैल आया। मार्च के महीने से, यानी प्रकृति जब मार्च कर रही होती, मार्च का मतलब चल रही होती, अपने नए अंदाज पे आती है। आपने देखे होंगे पतझड़ के बाद प्रत्येक पौधे पर हरी हरी पत्तियां आ गई हैं। ऐसे लगता है उपवन में कोई नए वृक्ष लगा दिए गए हों। वृक्षों में हरी हरी पत्तियां आ गई हैं। आम में बौर आने के बाद छोटी छोटी अमियां आ गई हैं, है ना। और हम देखते हैं कि जैसे मैं देखता रहता हूं प्रकृति में जा करके, पलाश जिसको ढाक कहते हैं, सूखा वृक्ष था एकदम से। जैसे ही प्रकृति ने अपना अच्छा स्वरूप बदला, वैसे ही पलाश में खूबसूरत लाल रंग के पुष्प खिल गए। और उसके साथ में आप देखते होंगे महुआ नीचे टपकने लगा है। हमारे किसान, जो किसानों का देश है हिंदुस्तान, तो इस हिंदुस्तान में किसान के घर में फसल रूपी खुशहाली आने लगी। जो अपनी टकटकी लगा करके वो 4 महीने से देख रहा था, 8 महीने से देख रहा था कि मेरी फसल पक करके कब तैयार होगी, वो उसके घर में आने लगी है। खुशियां हैं, चारों तरफ खुशियां हैं। प्रकृति खुशी दे रही है और समाज खुशी है। यही है अपना नववर्ष, है ना। इससे आप महसूस कर सकते हैं
और इसके साथ साथ और वैज्ञानिकता के आधार पर मैं कुछ आपको महीनों के नाम बताऊंगा, आपको जानकारी भी होनी चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हम इस समाज में, हिंदुस्तान में हिंदू होते हुए, जीते हुए भी होता क्या है हमारे साथ कि हम अपने हिंदी महीने नहीं जानते। और तो और हम इतना जानते हैं 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाती है और 1 अप्रैल से नया सेशन चलता है। जब यहीं से सब कुछ शुरू था तो जनवरी से क्यों ढो रहे थे? हमको भी यहां से शुरू करना चाहिए जैसा हमारा नव संवत्सर करता था। तो क्या था कि हमारा चैत्र मास, मैं आपको 12 महीनों के नाम बताता हूं क्रमशः। पहला मास चैत्र का होता है, उसके बाद में दूसरा मास होता है बैसाख का। ये सभी जो महीने 12 हो, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे जो नक्षत्र होते हैं उनके हिसाब से इन महीनों के नाम रखे गए हैं। और आप देखिएगा जैसे इसके पास पहले चैत्र है, दूसरा वैशाख है, ज्येष्ठ है, फिर चौथा आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है। आश्विन को कई लोग कुंवार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आश्विन है, आश्विन के बाद कार्तिक है, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष को कई लोग अगहन के नाम से जानते हैं। फिर माघ है और फिर क्या है, फाल्गुन है, फाल्गुन को फागुन के नाम से। फिर आपका चैत्र शुरू होता है। हम इसके पहले देख भी चुके हैं, हम जब होलिका दहन किए थे ना भी फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, तो वो भी एक संकेत था कि कुछ चीज यहां से जा रही, यानी उसको जला करके या उसका अंतिम संस्कार हो गया एक तरीके से संवत्सर का, वो कुछ दहन रूप में कर दिया जाता था। तो हमारा चैत्र का मास पहला था, है ना, जो कि मार्च में चलता है। मार्च के बाद देखिएगा अंग्रेजी वालों ने कहां कहां से चुरा के रखा है हमारी चीज़ों को। और फिर वास्तविकता में आजकल हो क्या गया कि लोग कहने लगे कि नहीं अंग्रेजी वाला बड़ा सही है। देखिएगा चैत्र शुरू होता है, अब यहाँ से मार्च से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7वां महीना सितंबर का होता है। और हमारे यहाँ जैसे ही तो सितंबर को क्या कहा, सितंबर, सितंबर का मतलब होता है सितंबर, यानी 7वां महीना था। तो उसको अंग्रेजी वालों ने कुछ चीजें बदलने का प्रयास किया लेकिन बदल नहीं सके, तो सितंबर को हमारे 7वां महीना कर लिया, सितंबर नाम दे दिया। जो हमारा 7वां महीना था उसको सितंबर कह दिया। 8वें महीनों को उन्होंने क्या कहा, अक्टूबर, अष्टंबर था तो उसको अक्टूबर कर दिया। और फिर उसके बाद में 9वें महीने को, नवम था तो नवंबर कर दिया। 10वें महीने को क्या कर दिया, दिसंबर, दिसंबर। तो ये इस प्रकार से वहां से पूर्णाहुति हो जानी चाहिए इसे कायदे से। दिसंबर के बाद फिर एकादश, द्वादश शुरू होता जनवरी से, लेकिन उन्होंने नहीं शुरू किया। भीषण सर्दियों में हम लोगों के समक्ष नए वर्ष की एक प्रपोजल दे दिया जो कि वास्तव में नहीं होना चाहिए था। तो इस नव संवत्सर में मैं आपके समक्ष हूं और हम सब आज प्रतिज्ञाबद्ध होने चाहिए, हम सबको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम क्या करेंगे इस नव संवत्सर में। जो हमारा एक एम है, एक टारगेट है, एक लक्ष्य है, उस पे हम कैसे पहुंचेंगे, एक योजना बनानी चाहिए। भाई अभी अभी तो सुप्तावस्था में थे तो हम जागृत अवस्था में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, है ना। तो जब जागो तभी सवेरा होता है। तो मेरा मानना यह है कि आप जागृत अवस्था में आए। जैसे आप परीक्षाओं की, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या अन्य कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको जागृत अवस्था में आकर के, अभी आप कहेंगे वैकेंसी नहीं निकल रही, भर्ती नहीं निकल रही, मत निकलने दीजिए, आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए। तो आप जब लक्ष्य पर अभी से लग जाएंगे, अभी से तैयारी शुरू कर देंगे, भर्ती जब भी आएगी तो भर्ती तो आएगी, तो उस पर आप बेहतर कर पाएंगे। अदरवाइज आप तब इंतजार करें पढ़ने का कि जब भर्ती आएगी तब पढ़ लिया जाएगा, है ना। लेकिन नहीं, आप नहीं कोई कोचिंग आदि ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठ करके पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। आपके पास विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए, उन पुस्तकों का सृजन करके, पुस्तकों की जानकारी नहीं है तो पुस्तकों की जानकारी हमसे या किसी माध्यम से आपको रखनी चाहिए
और साथ में धीरे धीरे आप अपने हाथ बड़ा उपयोगी है। आप हाथ को यह मानिए कि हाथ से न निकलना पड़े, बाकी मोबाइल से चटर पटर चाहे दिन भर करते रहें। आपको हाथ का कार्य करना है। हाथ से लिखिए, कॉपी पेन का इस्तेमाल कीजिए। हम उस जीवंत पीढ़ी में जी रहे हैं, मुझे लगता है कि अंतिम पीढ़ी होगी शायद हाथ से और पेन से, कॉपी पेन से लिखने वाली। इसके आने वाली जो दूरगामी 1-2 पीढ़ियों के पश्चात मुझे लगता है हाथ का कार्य विलुप्त हो जाने के बाद सिर्फ मोबाइल में टचिंग रह जाएगा, हम लिख नहीं पाएंगे। ये बड़ा संदेह होता है, कैसे चित्रकारियां होंगी। हाथों को अगर तराशा नहीं जाएगा तो कैसे अजंता, एलोरा और ताजमहल जैसे सुंदर सुंदर निर्माण कैसे हो पाएंगे। इसलिए हाथ बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसका प्रयोग करिए। आप अपने खुद से बहुत सारी किताबें ले लीजिए और उनको लेकर के अपने खुद से निजी नोट्स तैयार करिए। किसी के नोट्स के मत्ते मत रहिए, सर आप दे देंगे क्या, भैया आप दे देंगे क्या, ये चंद्रा इंस्टीट्यूट का नोट्स मिल जाएगा क्या, इस कोचिंग का नोट्स मिल जाएगा क्या, उस पर क्या है भाई। जो अपने तरीके से जो चीज़ें लिखी जाती हैं एग्जाम समय में, जब उसको रिपीट करना रहता है तो बड़ी आसानी हो जाती है। इसलिए आपसे बेहद गुजारिश है, अभी से 9 संवत्सर में आपको एक प्रतिज्ञा लेनी है मेरे साथ में। मैं आपको जो बधाई देने आया हूं, उस बधाई के साथ साथ ये भी कहने आया हूं कि आप प्रतिज्ञा के साथ तैयारी करिए। आपको कहीं कोई संदेह, किसी भी चीज़ में, किताबें लेने में कोई समस्या आ रही है, आप हमसे पूछ सकते हैं कि हम कौन सी किताबें खरीदें, क्या कैसे बनाना है, क्या करना है। तो ऐसे ही किताबों का सृजन कर लीजिए, नोट्स तैयार करिए और उसके पश्चात में उसका अध्ययन करिए। भर्ती जब आएगी तब आपका सिलेक्शन होगा। जो ये इस इंतजार में रहेंगे कि जब भर्ती आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर अगली भर्ती के लिए तैयार हो पाएंगे। इस भर्ती में तो उनका सिलेक्शन नहीं ही हो पाएगा। इस हौसले के साथ में हम अपने आप को हमेशा जीवंत रखना चाहिए। कभी भी अपने आप को असहाय, नीरस नहीं मान लेना चाहिए कि यार अब तो भर्ती आने रही, अब हम तो बेकार हो गए, है ना। ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। तो जैसे हमारे एक गुरुजी थे, वो बहुत बढ़िया कहते थे, मैं आपको कई बार इसका सुनाया भी हूँ और आज भी वही 2-4 शब्द दोहराने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी पंख काटो नहीं मीत मेरे, अभी पंख काटो नहीं मीत मेरे, अभी मैं गगन पर उड़ूंगा शबेरे, तुम्हारी कसम मैं अभी सो नहीं हूँ, तुम्हारी कसम मैं अभी सो नहीं हूँ। अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए। नित नई ऊंचाइयां पाने के लिए आप हरदम तैयार रहेंगे तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको ऊंचाइयों से रोक सके। इन्हीं सब बातों के साथ में आपको एक बार फिर से 9 संवत्सर 2079 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सपरिवार आप स्वस्थ रहें, सकुशल रहें और नित नई ऊंचाइयों को गृहीत करें, यही मेरी कल्पना है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।